नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पिछले सीटेट एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, E.L. थॉर्नडाइक और हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इनसे संबंधित हम प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो ये एक तरीके से CDP का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें एक तरीके से पूरा निचोड़ है CDP का। और ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो कम से कम आपके 10 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्रश्न प्रत्येक मनोवैज्ञानिक से जरूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने सीटेट 2011 से 2024 तक के प्रश्न लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है, तो इसमें जीन पियाजे की आपको पता होगा 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक है, पहली अवस्था संवेदीगामक होती है जो 0 से 2 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक जो ये पूछ रहा है, इसकी अवस्था होती है अवधि 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है एक मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। तो जो ये अवस्था पूछ रहा है दूसरी अवस्था, इसकी अवधि होगी 2 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ध्यान रखिए, थॉर्नडाइक ने किस शीर्षक से सिद्ध किया ये भी हो सकता है, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है। तो क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 3 प्राथमिक नियम दिए हैं, बाकी इन्होंने कुछ गौड़ नियम भी दिए हैं, जिनकी हम आगे भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के विचारों के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्रश्न आपने याद कर लिया, एक तरीके से प्रश्न का उत्तर अगर आपने याद कर लिया, तो आपके एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में 100% सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ये सही नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, गलत। संगीतीय बुद्धि होती है जो म्यूजिशियन होते हैं, जो संगीत वादन गायन का कार्य करते हैं, उनमें बुद्धि 3 प्रकार है, गलत है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, बिल्कुल सही है। इनका कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है और उसमें जो बुद्धि का स्तर होता है प्रत्येक व्यक्ति में, वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो ठीक है, इस सेंटेंस को आप रट लीजिए कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। ठीक है, इससे एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, NCERT के अनुसार जो है यहाँ पर 8 बुद्धि हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। वो कौन कौन सी है? देखिए, भाषाई बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर प्रश्न कि भाषाई बुद्धि शामिल है, भावात्मक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। तो क्या नहीं होगा? भावात्मक बुद्धि। देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्थानिक बुद्धि भी है और संगीतीय बुद्धि भी है। इस जो है इसके लिए रट लीजिए कौन कौन सी 8 बुद्धियाँ हैं, 1-2 बार पढ़ लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न हर बार एक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में 1 मिनट देख लेते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो सबसे हम देखते हैं पहली होती है संवेगात्मक गामक अवस्था। ठीक है, ये पहली अवस्था है। जीन पियाजे की कुल 4 अवस्थाएं हैं। जो संवेदी गामक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक, दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष। ठीक है, तो इसने पूछा है तीसरी, तो तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीनों
सॉरी चारों अवस्थाएं और उनका जो आयु वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे जो है घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन है वही अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पर ध्यान रखिए, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे क्या करते हैं, जो भूतकाल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर काल के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं, और इनसे जो संबंधित बातें होती हैं कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इनसे भी कोरिलेट करना और इनके बारे में भी याद रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो देखिए, प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक के, वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। जो ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ये इनका गौड़ नियम है, ना कि प्राथमिक नियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए, यानी कि ये वाला जो सहचर्यात्मक स्थानांतरण नियम है, ये इनका गौड़ नियम है, ना कि प्राथमिक। बाकी तीनों प्राथमिक नियमों को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने में प्रयास, सीखने का मतलब वही जो अधिगम शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, अधिगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम ध्यान रखिए, E.L. थॉर्नडाइक भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी, तो E.L. ठीक है, तो E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीन पियाजे या पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास। ध्यान रखिए, यौन विकास का कोई संबंध, भाषा विकास चॉम्स्की से संबंधित है, और सामाजिक विकास जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, और नैतिक विकास जो है लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। जो मैंने अभी बताया ही था, नैतिक विकास। ठीक है, और सामाजिक विकास ध्यान रखिए लेव वाइगोत्स्की, भाषा विकास ध्यान रखिए चॉम्स्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ये कैसे हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है लॉरेंस कोहलबर्ग का, वो देख लीजिए, आपका वहाँ से 2 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं बता दूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर बताए हैं और कुल 6 चरण बताए हैं। ठीक है, तो जो पहला स्तर है, इसमें जो 3 स्तर हैं, इनमें पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है ये यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, तो जब दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में बच्चे जांचते हैं, ठीक है, कि दूसरे का व्यवहार हमारी जो इच्छा है और उनकी बच्चों की जो ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं कि व्यवहार कैसा है, अच्छा है या खराब है, तो उसे कहते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर किस सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो इसका सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक। स्थानिक बुद्धि उसमें होती है जब हम किसी जगह पर जाते हैं और फिर वो हमारे मन मस्तिष्क में बस जाती है कि वो जगह कैसी थी, वहाँ की गलियाँ कैसी थी और वहाँ का रास्ता कैसा था। ठीक है, और दोबारा से बच्चा अपने आप पहुँच जाता है उस जगह आसानी से, उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। संगीतात्मक बुद्धि जो होती है किसमें होती है सबसे ज़्यादा, वो म्यूजिशियन, गायक, इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका पहला। 13 देखिए, रात का एक खिलाड़ी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक होता है जो कार्य करने में कुशल हो। भाषाई, जो कवि होते हैं उनके पास भाषाई बुद्धि होती है। तो शारीरिक गति संवेदी किस में होगी, ये खिलाड़ियों में और नृत्य से संबंधित, ठीक है, दोनों में आएगी। और संगीतात्मक किस में होगी, जो अच्छा गाते हैं, गायन वादन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया।
तो आपको पता होगा अधिगम मतलब सीखने में, सीखने के जो नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ये भी ध्यान रखनी। सीखने के जो नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और इनके कितने मुख्य नियम हैं? 3 मुख्य नियम है। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो सही आंसर होगा E.L. थॉर्नडाइक। 15 नंबर देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? यानी कि बच्चा वो सीखता है जो दूसरे कर रहे होते हैं, उसकी अपनी कोई नैतिकता नहीं होती। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। ये आता है लॉरेंस कोहल वर्ग के पहली अवस्था के अनुसार, जिसे पूर्व पारंपरिक अवस्था कहते हैं, जो कि 9 वर्ष से पहले की होती है। ठीक है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। वीडियो अगर आपको सेपरेट देखना है तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रजनी द्वारा देखी गई, रजनी कोई बच्ची है जिसके द्वारा देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? हमने अभी बात की थी कि जब मानसिक चित्रण जहाँ कहीं जाए या कुछ वस्तु हो उसके मन मस्तिष्क में बस जाए तो वो क्या कहलाएगी? कौन सी बुद्धि होगी? वो स्थानिक बुद्धि होगी। ठीक है, अभी जो हमने बात की थी, भाषाई बुद्धि कवि, संगीतीय बुद्धि म्यूजिशियन। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए। 17 है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? फिर से वही प्रश्न आ गया जो कि है E.L. थॉर्नडाइक। 18 नंबर देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर है जीन प्याजे द्वारा। इन्होंने 4 स्तर दिए हैं, आपको पता होगा, संवेदीगामक, प्राक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ध्यान रखिए ये प्रश्न मैंने अपने पास से नहीं रखे हैं, बल्कि 2011 से सीटेट में 2024 जो जनवरी 2024 तक पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। ये सभी वही प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, वह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? अकॉर्डिंग टू, ये किसके अनुसार पूछ रहा है? जीन प्याजे के अनुसार। तो वह अवस्था होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, जब वस्तुओं के बारे में वह तार्किक रूप से सोचना या चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो ध्यान रखिए वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 20 नंबर देखिए, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से 15 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था। तो जब अमूर्त संकल्पनाएं आ जाएं या कल्पना वर्ड यूज हो जाए, परिकल्पना वर्ड यूज हो जाए, या समाज के प्रति दायित्वों की बारे में जानकारी हो, या वह कानून के बारे में जानने लगे, ठीक है, या अपने दायित्वों के रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानने लगे, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, आपको पता होगा, 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चा सिर्फ दूसरों के द्वारा सीखता है और वस्तु स्थायित्व यहाँ से प्रारंभ होता है। नोट करिए, वस्तु स्थायित्व बहुत बार पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व प्रारंभ होने की अवस्था संवेदीगामक, और जहां वस्तु स्थायित्व अच्छे से प्राप्त कर लेता है वो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रश्न बहुत बार आया है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब वो ठोस वस्तुओं के बारे में, यानी कि जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं उनके बारे में चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है, तार्किक रूप से सोचना यहाँ पर प्रारंभ कर देता है, वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 21 देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? यानी इस स्टेटमेंट को देने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो है जीन प्याजे। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये किसके द्वारा है? अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर बल देते हैं? लेव वाइगोत्स्की आए तो 2-3 कीवर्ड ध्यान रखिए, वो होता है सामाजिक। ठीक है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक वर्ड आए, सांस्कृतिक वर्ड आए, ठीक है, या सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया, सहभागी या परस्पर, ये अगर शब्द आए या एक दूसरे के साथ में, इसका कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ,
तो हमेशा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है इसमें, तो ना तो आनुवांशिक होगा, नैतिक कोहलबर्ग के अनुसार होता है, शारीरिक भी नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर होगा सामाजिक। अगर इसके बारे में वाइगोत्स्की के बारे में अच्छे से जानना है तो हमारा सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। पाठ एक तरीके से आप सहायता याद रखिए, इसका फोल्डिंग मतलब सहायता, ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, सहायता याद रखिए। तो उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना गलत, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना गलत, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, इसे कहते हैं पाठ या इसके फोल्डिंग अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा इशारा देना या थोड़े इशारे में समझा देना। जैसे कोई बच्चा कोई प्रश्न हल कर रहा है, अगर वो हल नहीं कर पाता है तो जहाँ उसकी समस्या है वहाँ पर उसे बस थोड़ा सा इशारा दे देना, बस वो क्या कहलाता है, उसकी सहायता करना। तो पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि ज़रूरत पड़ने पर जब टीचर बच्चे की इशारे या संकेत द्वारा बहुत सूक्ष्म सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, पाठ कहते हैं। बिना चर्चा के सीधा जवाब गलत, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिए, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जो बच्चा उच्चतम स्तर जो प्राप्त करना चाहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, जो हमें आवश्यकता होती है उसको भी पाठ कहा जाता है। जो हमें ज्ञान के लिए, जो हेल्प के लिए आवश्यकता होती है ZPD तक पहुंचने के लिए, वो भी पाठ कहलाता है। तो ZPD और पाठ ये दोनों कॉन्सेप्ट किससे संबंधित हैं, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। 24 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, देखिए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर गलत, ठीक है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर गलत, नैतिक मुद्दों में। अगर लॉरेंस कोहलबर्ग आए तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है चूंकि इन्होंने, तो सही आंसर हमेशा सीधा सीधा कीवर्ड पकड़ेंगे आप, नैतिक। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में इन्हें शामिल करके ये सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। ये संबंधित होती है अनुकरण, यानी कि जो दूसरे कर रहे हैं उसके अनुसार देखकर करना, स्मृति और उसको याद रखना और फिर उसी चीज़ के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। तो इसी अनुसार बच्चे कार्य करते हैं। और 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक अवस्था जो होती है या संवेदी प्रेरक अवस्था, उसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इसी से संबंधित। और तार्किक रूप से सोचना यानी समस्या समाधान, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की क्षमता, इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सामाजिक मुद्दों से सरोकार, इसे भी कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। इसका देखिए सही आंसर होता है स्कीम्स या स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या है, एक बात ध्यान रखिए, जब किसी बच्चे के सामने या आपके सामने कोई नई वास्तु स्थिति आती है तो आपके मन में पहले से कुछ चीज़ें चल रही होती हैं या पहले से आप कुछ चीज़ों को सीख चुके होते हैं, उनके अनुसार उस स्थिति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, जो नई वस्तु या स्थिति आपके सामने आती है, कुछ ना कुछ आप अपनी अवधारणा बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो पहले की नॉलेज है उसके अनुसार, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्कीमा। तो ध्यान रखिए कि क्रियाओं विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित घटनाओं वस्तुओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, उसे स्कीमा या स्कीम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर है परिकल्पित स्थितियां। कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड गलत है, इसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है सीटेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया, परिकल्पित स्थितियां।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पारस्परिक शिक्षण। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सहयोग, पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये शब्द जब आते हैं तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी। 29 देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वो सही आंसर है जैविक। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, यानी इस पे इन्होंने कम ध्यान दिया है। सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक तीनों पर बहुत ध्यान दिया है। भाषाई पर भी वाइगोत्स्की ने ध्यान दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है E.L. थॉर्नडाइक, यानी इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। ठीक है, जब आप सीखते हैं तो सीखने के दौरान आपसे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन आप बार बार अभ्यास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, तो ये क्या कहलाएगा? अभ्यास का नियम। और E.L. थॉर्नडाइक ने किसके नियम दिए? सीखने के कौन कौन से नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो E.L. थॉर्नडाइक। 31 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो भाषा भी करेगी, सामाजिक अनुभव भी करेगा, परिपक्व मैच्योरिटी नहीं करेगी। क्रियाकलाप तो बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, तो मैच्योरिटी से ज़्यादा संबंध नहीं है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी तरफ प्रवृत्त होगा? अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप कोहलबर्ग के तीनों स्तर और उनके प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, यानी कुल 6 चरण हैं। तो सीधा सीधा पूर्व परंपरागत स्तर में 2 चरण आते हैं। तो ये पहला चरण है, इसी के अंतर्गत आता है अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, तो ये आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग का। उससे आपको 1 मिनट बीच में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो पिछला वीडियो मैं बता रहा हूँ लॉरेंस कोहलबर्ग का है, उसमें मैंने एक चार्ट दिया है 2-3 पेज में, उसको अगर आप देख लेंगे तो वहाँ से ये प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि पर्यावरण से स्वयं सीखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, गलत। लेब वाइगोत्स्की आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सामाजिक, परस्पर, इन जैसे शब्दों की खोज करनी होती है क्वेश्चन आंसर में से, और जहां ये कीवर्ड्स मिल जाए वही आंसर सही होगा। परिपक्वन गलत, अनुकरण गलत, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से ये आंसर सही होगा। ठीक है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो, ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप लेब वाइगोत्स्की का एक सेपरेट वीडियो उसे देख सकते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, आपको पता है, नैतिक विकास के चरण। ठीक है, या नैतिक विकास का सिद्धांत। 36 देखिए, लेब वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? फिर वही प्रश्न आ गया लेब वाइगोत्स्की। लेब वाइगोत्स्की होगा तो मानकीकृत परीक्षण गलत, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न गलत, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न गलत। क्या होगा? क्योंकि हमें कीवर्ड साफ साफ दिख रहा है सहयोगी। जब सहयोगी, परस्पर और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा जहां तक जब दिखेगा तो हम सीधे लेब वाइगोत्स्की ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, ये इसका जस्ट उल्टा करेंगे।
37 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। फिर वही प्रश्न आ गया कि सही सीधा सीधा आंसर होगा सामाजिक अन्योन क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया। तो जब वाइगोत्स्की दिखेगा तो सीधे हम कीवर्ड्स को पकड़ेंगे जो मैंने बार बार बताए हैं। तो संतुलन, मानसिक प्रारूपों का समायोजन और उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ये सारे गलत होंगे। 38 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं और पर्यावरण से वो सक्रिय खोजबीन के द्वारा स्वयं सीखते हैं। तो सही आंसर होगा पहला। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, गलत होगा। 39 क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी सीखना क्या है। तो सीधा सीधा है, लेव वाइगोत्स्की आए, आपको कीवर्ड ढूंढना है सामाजिक। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत, निष्क्रिय और अनुबंधित नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक गतिविधि है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ठीक है, यानी कि प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, गलत, क्योंकि वयस्कों की सोच भी कभी कभी बच्चों से बेहतर हो सकती है, ठीक है। किसी टाइम किसी की भी कभी बच्चे की कभी वयस्क की सोच बेहतर हो सकती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गलत। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, क्वांटिटी में बच्चों की सोच जो है वयस्कों से अलग नहीं होती, बल्कि क्वालिटी में। तो ध्यान रखिए, क्वालिटी में बच्चों की जो सोच है वयस्कों से भिन्न होती है, क्योंकि वो दूसरे ही प्रकार से सोचते हैं, एक अलग नज़रिए से सोचते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, गलत, क्योंकि कभी कभी बच्चों की सोच भी अच्छी हो सकती है या वयस्कों से उच्च हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।